नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या खालिस्तानी और कई अलगाववादियों के बाद अब मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी जेल से चुनाव लड़कर विधायक बनने के बारे में सोच रहा है। यह एक काल्पनिक स्थिति है कि अब सोचिए, जेल में रहते रहते कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे आतंकवादी हैं जो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत भी गए। अब क्या लॉरेंस बिश्नोई भी यही सोच रहा है? एक राजनीतिक दल ने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और यह वही विधानसभा सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे और सलमान खान भी इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारतीय फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां कौन दे रहा है और अचानक से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां इतनी बढ़ क्यों गई हैं और इन अफवाहों का, इन धमकियों का फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन है। पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे जाने का दावा किया गया और इसकी वजह से अब तक 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और आखिर में हमारे देश में नकली घी के रैकेट पर एक बड़ा खुलासा आपके लिए करेंगे और आज एक मशहूर कंपनी अमूल की पैकिंग वाले शुद्ध घी के 2 डिब्बे आपको दिखाएंगे, 2 पैक्स आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कहीं आप भी नकली घी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं वो डब्बे अपने साथ आज लेकर आया हूं। आज आपको यह बताना है कि इन दोनों शुद्ध घी के पैक्स में कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो पूरी रिपोर्ट का आप इंतजार कीजिए और फिर एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे शुद्ध देसी घी के बारे में जो शायद आपको चिंता में डाल देगी। लेकिन सबसे पहले आप जरा कल्पना कीजिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव लड़ता है तो क्या वो चुनाव में जीत जाएगा? यह सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने, यह एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। और सिर्फ इस सीट से क्यों? यह सीट बड़ी खास है क्योंकि यह वो सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे और खुद सलमान खान भी इसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। इस पार्टी ने कहा है कि अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो यह पार्टी चुनाव में उसे जिताने के लिए पूरी मेहनत करेगी और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन भी सकता है। पर यह प्रश्न आज हम पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी क्या ऐसा ही करने वाला है? और एक सवाल यह है कि हमारे देश में आखिर खालिस्तानी, अलगाववादी और गैंगस्टर्स इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन जाते हैं और क्या ये बात सही है? अगर आज लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसे चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि इस देश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता सांसद और विधायक बने और अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बाद हो सकता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल से ही चुनाव लड़ने का यह ऑफर मिला है और हो सकता है कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर ले। हालांकि जिस पार्टी ने यह ऑफर दिया है वो पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है और यह भी हो सकता है कि उस पार्टी ने यह ऑफर इसलिए दिया हो ताकि इस बहाने उस पार्टी को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, उस पार्टी का भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा। किसी बड़ी पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक
चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं दिया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई चाहें तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि लोगों ने जेल से चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं। अब सोचिए, हमारे देश में खालिस्तान का समर्थन करने वाले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े अपराधी अगर चुनाव लड़ेंगे और सांसद और विधायक अगर बन जाएंगे तो इससे हमारे देश के युवाओं में क्या संदेश जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी अगर चुनाव लड़ता है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद अगर चुनाव जीत गया तो यह हमारे देश के लिए कैसा रोल मॉडल होगा। हमारे देश के युवा इससे क्या सीख लेंगे, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आज हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई इस ऑफर को ले लेगा या नहीं लेगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे हमारा मन एक सवाल की तरफ जरूर जाता है और वो ये कि अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? अगर वो मुंबई से चुनाव लड़ता है तो क्या वो जीत जाएगा? क्या उसकी जीत की कोई संभावना है? आज ही की एक और बड़ी खबर यह भी है कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप ने ही इस साल अप्रैल के महीने में मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवाई थी और यही गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में भी शामिल था। और अब ये अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान को जान से मारना चाहता है। यानी अब ये बिश्नोई बंधुओं का एक जोड़ी बन चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुल मिलाकर 25 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ कुल मिलाकर 18 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई वर्ष 2021 में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से बाहर भागने में कामयाब हो गया और पिछले साल उसे कनाडा और केनिया में भी देखा गया था। और बड़ी बात यह है कि अनमोल बिश्नोई का जिक्र कनाडा की सरकार ने भी किया है। तभी आपने सोचा है, हमारे देश में जो शरीफ लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो कनाडा जाना चाहते हैं, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, कोई नौकरी के लिए जाना चाहता है, कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, कोई घूमने के लिए जाना चाहता है, अलग अलग कामों से हमारे देश के लोग इन देशों में जाना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एक शरीफ नागरिक का वीजा कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश के जो अपराधी हैं, अलगाववादी हैं, खालिस्तानी हैं, जिनके ऊपर एक नहीं न जाने कितने कितने मामले, कितने केस चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही होती है, ऐसे लोगों को कनाडा जैसे देश कितनी आसानी से वीजा दे देते हैं। कनाडा जैसे देश कितनी आसानी से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और ये लोग, ये अपराधी वहां जाते हैं, अपराध करते हैं, अपने डर का पूरा धंधा जो है, बिजनेस, वहां से बैठकर चलाते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और जब हमारे देश का कोई गरीब छात्र, कोई गरीब परिवार का कोई व्यक्ति जो नौकरी करने के लिए वहां जाना चाहता है या किसी और काम से जाना चाहता है, जब वो वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उसका वीजा कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज ये भी सोचने वाली बात है। असल में लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर जितने भी अपराध करता है, उसकी मुख्य कड़ी उसका ये भाई अनमोल बिश्नोई है और इसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि जब सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी, तब अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को कुछ ऑडियो क्लिप भेजे थे, जिनमें यह गैंगस्टर इन शूटर्स से कह रहा था कि इस हमले के बाद ये शूटर्स बहुत मशहूर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें बेखौफ होकर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलानी चाहिए। आज हमारे देश के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि जो पूरी होड़ लगी हुई है, पूरी रेस लगी हुई है, अगर आप इन दोनों भाइयों को भी देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, किस चीज की होड़ है? पैसा तो इन्होंने कमा ही लिया है, लेकिन एक और होड़ है, एक और रेस है, एक और इनके घर अंदर एक इच्छा है इनके दिमाग में, और वो है मशहूर होने की। वो है कि सारे देश के लोग इनके बारे में जाने, ये रातों रात मशहूर हो जाएं। और मशहूर होने के लिए
ये लोग अपराध कर रहे हैं और मशहूर हो भी रहे हैं। इसीलिए इनके जैसे जो लोग हैं वो जानबूझकर सलमान खान जैसे टारगेट को चुनते हैं, क्योंकि सलमान खान को जैसे ही ये धमकी देंगे, सलमान खान के बाहर, घर के बाहर गोलियां चलवाएंगे। सलमान खान जितने मशहूर हैं वो तो अपने काम से मशहूर हुए, लेकिन ये लोग बदनाम होकर उतने ही मशहूर होना चाहते हैं और ये एक शॉर्टकट अपना रहे हैं मशहूर होने के लिए। जैसे हमारे देश में बहुत सारे युवाओं की इच्छा होती है कि वो रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जरूर ऐसे हैं जो सिर्फ मशहूर होना चाहते हैं। उनके अंदर की इच्छा ये है कि उन्हें मशहूर होना है, चाहे वो कैसा भी कंटेंट बनाए। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ही जब रील बनाते हैं या यूट्यूब पर अपनी रील्स बनाते हैं, उसमें खतरनाक स्टंट करते हैं। कई जगह ऐसी भी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अनैतिक काम करते हैं। उन सब के पीछे सोच एक ही है कि उन्हें रातों रात मशहूर होना है। और ये जो दो भाई हैं, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई, इन्हें भी रातों रात मशहूर होने का शौक है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरा असल में अब उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से हो गया है, जो कनाडा में इस समय हो सकता है और जो लगातार अलग अलग माध्यमों से सलमान खान को धमकियां दे रहा है। और अब एनआईए ने भी इस अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड घोषित करके इस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। असल में यह पकड़ा जाएगा या नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन एनआईए ने जब इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया है और 10 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा है, तो अनमोल बिश्नोई जैसा जो गैंगस्टर होगा वो इससे घबराएगा नहीं। ये उसके लिए बुरी खबर नहीं है, ये उसके लिए अच्छी खबर है। ये तो उसका प्रमोशन हो गया। अब खौफ का जो उसका बिजनेस है, धंधा है, वो और ज्यादा जोर शोर से चलेगा, क्योंकि अब वो मोस्ट वांटेड बन चुका है। अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। और ये अपराधी की जो सोच होती है इनकी, वो यही होती है कि जिस पर जितना बड़ा इनाम है, जो जितना बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसका उतना ही बड़ा नाम है। हालांकि यहां सलमान खान की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अब तक लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी धमकी पर कोई टिप्पणी नहीं की है और वो असल में इस गैंगस्टर का नाम लेकर उसे वो लोकप्रियता नहीं देना चाहते जिसके लिए ये गैंगस्टर और इसका दूसरा जो भाई है, ये लोग लगातार सब कुछ कर रहे हैं कि सलमान खान एक बार हमारा नाम अपने मुंह से ले ले, एक बार सलमान खान कहीं हमारा नाम ले दे, तब ये मशहूर हो जाएंगे रातों रात। यही शायद इनकी इच्छा है। लेकिन सलमान खान ने अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं की है, क्योंकि सलमान खान ने किसी भी सार्वजनिक मंच से अभी तक ना तो इनका नाम लिया है, ना इनकी धमकियों का कोई जवाब दिया है। और बड़ी बात यह है, ना ही इनकी धमकियों से डरकर सलमान खान घर पर बैठे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लगातार शूटिंग पर जा रहे हैं, जहां उन्हें जाना होता है, जो काम करना होता है वो कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने भाई अनमोल बिश्नोई के बाद सबसे ज्यादा भरोसा एक दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराड पर करता है। और गोल्डी बराड ने भी सलमान खान को धमकियां दी हैं और ऐसा बताया जाता है कि गोल्डी बराड इस समय कनाडा में हो सकता है और वो कनाडा से भारत में इस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है और बिश्नोई गैंग के सारे शूटर्स अब उसके ही संपर्क में हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब और दूसरे राज्यों से बिश्नोई गैंग के 7 कुख्यात शूटर्स को अभी गिरफ्तार किया है। अब से कुछ देर पहले यह खबर मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए अमेरिका में बैठा कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हनी ट्रैप की मदद ले रहा है। और इस मामले में पुलिस ने एक अनु धनखड़ नाम की महिला गैंगस्टर को भी गिरफ्तार किया है। एक बड़ी बात यहां यह है कि अमेरिका और कनाडा एक तरफ खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के गैंगस्टर जैसे अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड और हिमांशु भाऊ जैसे अपराधी इन्हीं देशों में बैठकर खुलेआम अपना गैंग चला रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और ना तो अमेरिका इनका कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना कनाडा इनका कुछ बिगाड़ पा रहा है। ऐसा दावा किया गया कि इस समय लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सक्रिय है। सोचिए कितना बड़ा इंटरस्टेट गैंग ये बन चुका है। और अभी तक इस गैंग में कुल मिलाकर 700 शूटर्स हैं, जिनमें से पुलिस 17 शूटर्स को ही अभी तक गिरफ्तार कर पाई है।
तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि आज के जमाने में ये हम 1980 की बात नहीं कर रहे, 1990 की बात नहीं कर रहे, जब दाऊद इब्राहिम जैसे जो गैंगस्टर्स थे, अपराधी थे, उनका राज चलता था, उन्होंने बॉलीवुड को अपने कब्जे में लिया हुआ था और वो खुलेआम इस डर के धंधे को चला रहे थे, पैसा बना रहे थे। वो रिश्वत के दम पर पुलिस में भी पैठ रखते थे, सरकार भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगाती थी और वो अपराध का एक बहुत बड़ा जाल फैलाकर बैठे थे। आपको याद होगा ये वो जमाना है जब इन लोगों को, इनके ऊपर फिल्में भी बनती थी, इन्हें ग्लैमराइज किया गया और बॉलीवुड इनके पूरे कब्जे में था। ये सब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए थे, बड़े बड़े एक्टर्स इनकी पार्टियों में आया करते थे। अब ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का युग खत्म हो गया, छोटा राजन का युग खत्म हो गया, छोटा शकील का युग खत्म हो गया, अरुण गावली का जो जमाना था वो भी चला गया। उसके बाद कुछ वर्ष तक शांति रही, लेकिन अब ये लॉरेंस बिश्नोई का जो नया समय शुरू हुआ है, ये आज के जमाने में कैसे संभव है, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि ये भारत उस समय का भारत नहीं है। आज का भारत तो बहुत शक्तिशाली हो चुका है। आज हमारे पास बहुत शक्तिशाली पुलिस फोर्स है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास हर वो यंत्र है जिसके जरिए हम किसी तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एनआईए जैसी एजेंसी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास राज्य पुलिस है, हमारे पास सीआईडी है। हम किसी की भी सर्वेलेंस करा सकते हैं, मिनटों में पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहां बैठकर क्या कर रहा है। अमेरिका जैसे देश देखिए, इजराइल जैसे देश देखिए, वो अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश में बैठे किसी आतंकवादी को मिनटों में ड्रोन से खत्म कर देते हैं। और आज हमारे देश में ये सब कुछ होते हुए भी एक गैंगस्टर, एक अपराधी इतना बड़ा गैंग बना लेता है कि वो इतने सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा है। वो जेल में बैठकर लोगों की हत्याएं करवा रहा है, वो जेल में बैठे बैठे लोगों को धमका रहा है। और कोई छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं, बाबा सिद्दीकी जैसे नेता को, सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता को, सिद्धू मूसेवाला जैसे इतने मशहूर गायक को वो उनकी हत्या करवा देता है और हम चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। आज हम ये खबर आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि लोग इसे देखना चाहते हैं। खबर इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत चिंता की बात है, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। और लोग इस देश में पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है, इस व्यक्ति पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता, इस गैंग पर कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरह के अपराधियों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, इनके रील्स बनाए जा रहे हैं, इन पर सोशल मीडिया पोस्ट बन रही हैं, इनके फैन अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, इन्हें देशभक्त का नाम दिया जा रहा है, ये वाकई हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत दुखद है। और इससे ये सब देखने के बाद हमारे देश के युवाओं का एक तबका ऐसा है जो जरूर इनके जैसा बनना चाहेगा। अब आपको बताएंगे कि भारत की फ्लाइट्स को, अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां क्यों मिल रही हैं, कौन ये धमकियां दे रहा है और अचानक इन धमकियों में इतनी वृद्धि कैसे हो गई, और इन अफवाहों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन धमकियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हुई हैं जिनमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में बॉम्ब होने का दावा किया गया है। और जब इस दावे की जांच हुई तो ये सारी धमकियां सिर्फ एक अफवाह निकली, झूठी खबर निकली। और ऐसा अभी हमारे देश में लगातार हर रोज हो रहा है। इनमें पहले फ्लाइट्स को सोशल मीडिया, ईमेल्स या फोन के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, और जब इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद इन फ्लाइट्स की जांच की जाती है तो इनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और ये सारी धमकियां झूठी अफवाह साबित होती है। अंग्रेजी में इसे बॉम्ब होक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है बम होने की अफवाह। हमारी टीम ने कुल 95 फ्लाइट्स का अध्ययन किया, जिसके मुताबिक इंडिगो की सबसे ज्यादा 26 फ्लाइट्स, आकाशा एयर की 20 फ्लाइट्स, विस्तारा की 19 फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 11 फ्लाइट, एयर इंडिया की 6 फ्लाइट और दूसरी अन्य एयरलाइंस की 13 फ्लाइट्स बॉम्ब की अफवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं हमारे देश में। इन अफवाहों के कारण अकेले पिछले 11 दिनों में इन सभी एयरलाइंस को मिलाकर 650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि हर दिन
इन अफवाहों से औसतन 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और आज भी जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, आज के दिन भी 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जो बाद में अफवाह साबित हुई। कल की अगर मैं आपको बात करूं तो कल 80 फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी कल के दिन। आज 25 फ्लाइट्स को। घरेलू उड़ानों में सबसे ज्यादा निशाना उन फ्लाइट्स को बनाया जा रहा है जो दिल्ली या मुंबई से ऑपरेट करती हैं। इन 95 फ्लाइट्स में से 15 फ्लाइट्स ने दिल्ली से उड़ान भरी थी, 14 ने मुंबई से उड़ान भरी थी, जबकि गोवा और हैदराबाद से 4-4 और अयोध्या और कोची से उड़ान भरने वाली 3-3 फ्लाइट्स को उस समय बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली जब वो टेक ऑफ कर चुकी थी, आसमान में थी, और इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई। जैसे विस्तारा की जो फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी, उसे इस अफवाह के कारण जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में डाइवर्ट करना पड़ा। और सोचिए, इस समय जब ज्यादातर फ्लाइट्स को एक के बाद एक बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, तब इन फ्लाइट्स में सफर करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। जरा आप भी कल्पना करके देखिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, आप आसमान में हैं, और आपको यह पता चले कि आपकी फ्लाइट में एक बॉम्ब है और फ्लाइट अब इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली है। उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, आपके परिवार की स्थिति क्या होगी, जरा सोचिए। और फिर इस अफवाह की वजह से आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी घंटे का डिले हो सकता है। आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बार हवाई जहाज नीचे उतरेगा, फिर उसकी चेकिंग की जाएगी, फिर उसके बाद वो दोबारा उड़ेगा और उसमें 4-5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। तब आपको कितनी परेशानी होगी। और आप मन ही मन ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो लगातार इस तरह की धमकियां दे रहा है। एक तरफ हमारे देश की ट्रेन है, जहां आए दिन पटरियों पर कभी लोहे की रॉड रख दी जाती है, गार्डर रख दिया जाता है, सीमेंट के टुकड़े बड़े बड़े रख दिए जाते हैं ताकि ट्रेन पटरी से उतर जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। हमारे देश में आपने देखा होगा, रेल की पटरी पर लगातार ये षड्यंत्र हो रहे हैं। अब आप ट्रेन में जाते हुए डरते हैं, फिर आपने सोचा कि चलो ट्रेन छोड़ो, हवाई जहाज से चलते हैं। अब हवाई सफर देखिए, जहां पिछले 10-11 दिनों में लगातार अलग अलग फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की अफवाह धमकी दी जा रही है। और इस सब से न सिर्फ लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, बल्कि इससे एयरलाइंस को भी बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों का अपना बहुत नुकसान हो रहा है। जब एक घरेलू उड़ान एक बम की अफवाह से प्रभावित होती है तो उसे अधिकतम 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और जब एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को यह धमकी दी जाती है कि इसमें बॉम्ब है, जब वो इससे प्रभावित होती है तो उसे 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इनमें इमरजेंसी लैंडिंग से पहले फ्यूल को डंप करने, रूट को बदलने, जांच के दौरान विमान को काफी देर तक हवा में रखने, लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की पार्किंग फीस देने, उसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की पूरी चेकिंग करने, बैगेज से लेकर कार्गो और केटरिंग की गहन जांच करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कई घंटे बर्बाद होते हैं और कई बार यात्रियों को ही इसका हर्जाना देना पड़ता है। ऊपर से इस पूरी लंबी प्रक्रिया में एक फ्लाइट के रद्द होने से दूसरी फ्लाइट्स भी लगातार लेट होती हैं और पूरी व्यवस्था इससे बिखर जाती है। और हमारे देश में इस समय यही हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे, हाल के कुछ दिनों में आप कोई भी फ्लाइट पकड़कर देख लीजिए, किसी भी एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट टाइम पर नहीं चल रही। ज्यादातर फ्लाइट्स डिलेड है किसी ना किसी वजह से। आप जाकर देखिए एयरपोर्ट पर, आपकी फ्लाइट, आप बहुत किस्मत वाले होंगे अगर आपकी फ्लाइट ठीक समय पर उड़ जाए तो। उसका कारण यही है। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब ये सारी धमकियां अफवाह हैं तो इनके कारण फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो क्यों रही है, या इन फ्लाइट्स की रीस्क्रीनिंग क्यों कराई जा रही है। तो इसका कारण है हवाई जहाज का, फ्लाइट्स का, एयरलाइंस का अपना एक प्रोटोकॉल। सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में यह प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी फ्लाइट से पहले अगर सिर्फ एक शब्द अपने मुंह से बोल दिया और वो शब्द है बॉम्ब, अगर अपने मुंह से उसने बॉम्ब शब्द भी कह दिया तो उस फ्लाइट की फिर से रीस्क्रीनिंग की जाती है और यह चेक किया जाता है कि कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। और यह पूरी दुनिया में होता है। बैठे बैठे किसी पैसेंजर ने अपने मुंह से कह दिया बॉम्ब, या किसी ने मजाक में भी कह दिया कि कहीं इसमें बॉम्ब ना हो, तो फ्लाइट वहीं रुक जाएगी और फिर उसकी दोबारा चेकिंग होगी।
उदाहरण के लिए स्पेन में एक लड़का अपने दोस्त से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल चैट कर रहा था, जिसमें उसने मजाक में यह लिख दिया कि वो एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा देगा। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने इस पर्सनल चैट के दौरान किए गए मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बाद में स्पेन की अदालत ने खुद यह बात मानी कि यह मैसेज इस लड़के ने सिर्फ मजाक में किया था और यह एक झूठी अफवाह थी। लेकिन इससे आप यह समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह के बॉम्ब होक्स को कितना गंभीरता से लिया जाता है और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों और यहां तक कि चीन और रशिया में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत और इन देशों में फर्क यह है कि भारत के लिए अभी इन फेक कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये अफवाहें या ये धमकियां दी जा रही हैं वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। ज्यादातर फ्लाइट्स को ये झूठी धमकियां या तो फेसबुक के जरिए मिल रही हैं या एक्स के जरिए मिल रही हैं और भारत सरकार ने इन दोनों ही सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करके ये धमकी देने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड करने और उनके बारे में सारी जानकारी सरकार को देने के लिए कहा। लेकिन फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा और एक्स ने यह जानकारी नहीं दी, जिसके लिए सरकार ने अब इन कंपनियों को एक चेतावनी दी है। सोचिए, एक तरफ इन सोशल मीडिया कंपनियों का इस्तेमाल भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात हो रहा है। दिन रात धमकियां दी जा रही हैं कि फ्लाइट्स में बॉम्ब हो सकता है और दूसरी तरफ ये कंपनियां भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं कर रही, जबकि ये सारी कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोडक्ट बनाकर लोगों को बेच रही हैं। इन सब का एक ही मुद्दा रहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की आजादी को प्रमोट करते हैं और कोई भी व्यक्ति क्या लिखता है ये उसकी मर्जी है और ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब जरा आप सोचिए, क्या किसी फ्लाइट में बॉम्ब होने की धमकी देना यह अभिव्यक्ति की आजादी हो सकता है? क्या यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या यह फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया है और उसे बाजार में बेच रही हैं और ऐसे सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। All the threats, most of them are happening through social media. So we are trying to register the cases in proper channel through the protocol, and we are trying to catch whoever is behind this, because there is a lot of IT, internet involved in this. So let us get to the bottom of it and let's get hold of them, and then we can make a comment on this. ये मामला बहुत गंभीर है और कुछ और आंकड़े देखिए जिससे आपको और ठीक से समझ में आएगा। वर्ष 2014 से 2017 के बीच भारत में कुल 120 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी या इनमें बम होने का दावा किया गया था। लेकिन अब पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हो चुकी हैं, सिर्फ 12 दिन में। और यह स्थिति भी तब है जब हमारे देश में ऐसी अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है और अब सरकार इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के बारे में सोच रही है। ये एक इंटरनेट और टेलीकॉम इशू का कॉम्बिनेशन है। इसमें एनआईसी को आना चाहिए, लाजिम है कि होम मिनिस्ट्री और एनआईसी। प्राइवेट हैकर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। हैकर्स जो मैं कहता हूँ एथिकल हैकर्स, मतलब वो कहते हैं हैकाथॉन्स होते हैं, कंपनीज बुलाती हैं उनको कि भाई आप हमारा स्टडी करिए, हमारी सेफ्टी सिस्टम, आप हमारा तोड़िए कोड्स, हमारे एंटर करिए और बताइए हमारी क्या वीकनेस है। ऐसी चीजें अब एयरलाइंस को भी करना पड़ेगा, उनको अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। और ये जो होक्स कॉल आ रहे हैं इसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा।
हमारे देश में अब एक और समस्या है। एक तो आपने देख लिया कि लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों को डराने के लिए, अपने ही देश का नुकसान करने के लिए, और टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग हो रहा है, और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। लेकिन हमारे देश की एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपके जीवन में हर रोज़ परेशानियां पैदा हो रही हैं, शायद आपको पता भी नहीं है। हमारे देश में सिर्फ दिवाली के समय, इस समय जो दिवाली का समय चल रहा है, 2 लाख किलोग्राम घी का इस्तेमाल होता है। 2 लाख किलो घी। और इस समय बाजारों में घी खरीदने की होड़ मची हुई है। आप सब भी अपने घर में, दिवाली का समय है, त्योहार का समय है, आप स्वादिष्ट व्यंजन बनाना चाहते हैं, शुद्ध देसी घी के व्यंजन लोगों को खिलाना चाहते हैं, अपने घर में मेहमानों को, अपने घर में परिवार के सदस्यों को खिलाना चाहते हैं, और हमारा जो भरोसा है वो सिर्फ शुद्ध देसी घी पर ही है। लेकिन आज हम नकली घी के एक बहुत बड़े रैकेट का एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। और एक बहुत मशहूर कंपनी है अमूल। अमूल की पैकिंग वाले घी के 2 डिब्बे आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कहीं आप भी इसी तरह के नकली घी तो नहीं खा रहे हैं। और ये दोनों डिब्बे मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं। देखिए, दोनों पर अमूल शुद्ध घी लिखा हुआ है। ये देखिए, मेरे हाथ में इस समय 1-1 लीटर घी के 2 डिब्बे हैं और इन दोनों डिब्बों पर अमूल का ही नाम लिखा हुआ है। अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, यहां देख सकते हैं आप। इन दोनों डिब्बों पर शुद्ध देसी घी लिखा है। दोनों डिब्बों पर ही इसे असली घी बताया गया है, शुद्ध बताया गया है, और दोनों डिब्बों पर एक QR कोड भी अंकित है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक QR कोड यहां पर आपको दिखाई देगा। इसमें एक QR कोड आप ये देखिए, ये QR कोड है। आप इसे जब देखेंगे घी को तो आपको लगेगा कि भाई QR कोड अगर दिया हुआ है तो असली ही होगा। और इस घी पर भी एक QR कोड है। देखिए, ये भी एक छोटा सा QR कोड देखिए बना हुआ है, जिनसे इन्हें नकली घी कोई नहीं बता पाएगा। और मैं खुद आज इन दोनों पैक्स में से असली घी को पहचानने में धोखा खा गया। जब ये दोनों पैक्स मेरे पास आज आए और मुझसे पूछा गया कि जरा बताइए इन दोनों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली है, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि कौन सा पैक ऐसा है जो बहुत प्रोफेशनली किया गया है, कौन सा पैक ज्यादा अच्छा है, किस पर प्रिंटिंग ज्यादा अच्छी है, और कौन सा देखने में असली दिख रहा है। और जो थोड़ा घटिया पैक होगा, थोड़ा सा जो थोड़ा फीका दिखाई दे रहा है, वो शायद नकली होगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। जो पैक बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था वो नकली निकला, और जो पैक एकदम नॉर्मल जैसा दिख रहा था, जैसे हमने सोचा कि ये नकली होगा, वो असली निकला। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो दोनों पैक्स आप देख रहे हैं यहां से, देखिए ये, और अगर आप इधर से घुमाकर देखेंगे तो यहां भी आपको दोनों में ही कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, ये पैक आप देख रहे हैं, ये नकली है, और ये पैक ये असली है। अब सोचिए, यहां तो मेरे पास घी के नकली और असली डिब्बे दोनों हैं, और मैं 10 मिनट तक इन्हें देखता रहा, इन्हें मैच करता रहा, इनकी तुलना करता रहा। लेकिन बाजार में जब आप घी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां आपको असली और नकली के डिब्बे आपके सामने नहीं होते कि आप उनकी तुलना कर सकें, आप देख सकें कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपके सामने सिर्फ एक पैक होता है, वो होता है नकली घी का। मान लीजिए अगर आपके सामने ये पैक है, आप बाजार गए, अमूल का ये घी आपके सामने रखा हुआ है, आप क्या करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? आप इसी को असली समझकर ले आएंगे, और ये देखने में बिल्कुल हूबहू असली जैसा ही दिखता भी है। अब आप ये देखिए कि ये नकली घी असल में कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी टीम ने इस नकली घी के सैंपल्स को
दिल्ली की एक लैब में जांच के लिए भेजा। तो हमने क्या किया, हम बाजार में गए, बाजार में ये नकली घी बिक रहा था अमूल के नाम पर, हमने इसे खरीद लिया। उसके बाद लैब में इसे भेजा जांच के लिए, और जब जांच हुई तो पता चला कि इस नकली घी में घी की मात्रा जो है वो 0.1% भी नहीं है। इस नकली घी में असली घी की मात्रा, जैसे हम घी कहते हैं, शुद्ध घी की मात्रा इसमें 0.1% भी नहीं है। 0.1% असली घी की मात्रा भी, असली घी का अंश भी इसमें नहीं है। और यह घी असल में है ही नहीं, इसे घी कहना गलत होगा, और इसमें घी जैसा कुछ नहीं है। नकली घी का मतलब उस घी से होता है जिसमें असली घी का भी कुछ अंश होता है और बाकी इसमें मिलावट की जाती है, तब तो आप इसे नकली घी भी कहेंगे। लेकिन इस घी की लैब रिपोर्ट के मुताबिक अमूल कंपनी के नाम से बेचे जा रहे इस नकली घी में घी का जरा भी अंश है ही नहीं। जो असली घी होता है उसमें हाइड्रोजेनेटेड फैट नहीं होता, लेकिन इस नकली घी में इस फैट के अंश मिले हैं जो असली घी में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और यह फैट दिल के मरीजों के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और यह ट्रांस फैट है जिससे आपके शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा शुद्ध देसी घी में वेजिटेबल फैट भी नहीं होता, लेकिन इस नकली घी में भी इस वेजिटेबल फैट के होने की पुष्टि हुई है। इसके अंदर वेजिटेबल फैट भी है, और ये वो वेजिटेबल फैट है जिससे हृदय रोग हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज भी आपको इससे हो सकती है अगर आपने गलती से इसे असली घी समझकर खा लिया तो। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं पहले से, तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। अगर आपने कुछ दिनों तक इसका सेवन कर लिया, आपको हृदय की बीमारी हो सकती है और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जांच में हमें यह भी पता चला कि असली घी में मायरिस्टिक एसिड और स्टीयरेटिक एसिड जैसे तत्व जरूर होते हैं, और अगर ये तत्व किसी घी में ना हो तो वो घी हो ही नहीं सकता। लेकिन इस घी में भी ये दोनों तत्व मिले ही नहीं, जिससे यह पता चलता है कि ये तो असल में नकली घी भी नहीं है, ये घी है ही नहीं। अमूल कंपनी का कहना है कि ये घी जिस डिब्बे में बेचा जा रहा है, जिस पैक में बेचा जा रहा है, ये डिजाइनिंग वाला पैक 3 साल पहले ही उन्होंने बंद कर दिया था। ये जो पैकिंग है अमूल घी की, ये 3 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन नकली घी से लोगों को बचाने के लिए अमूल कंपनी ने असली घी की पैकेजिंग को बदल दिया। लेकिन इसका गोरख धंधा करने वाले लोग इतने चालाक निकले कि उन्होंने पुराने डिब्बे में, पुरानी पैकिंग में चिकनाई और दूसरी चीजों को असली घी के केमिकल वाली सुगंध डालकर बेचना शुरू कर दिया। और शायद हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसे खरीद लिया होगा, क्योंकि इसमें एक अलग सुगंध डाली गई है। जब आप इसे सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से असली घी की खुशबू आ रही है, जबकि इसमें घी है ही नहीं। तो जब अमूल कंपनी को पता चला कि उनके नाम से नकली घी बिक रहा है, तो उसने अपनी पैकेजिंग को बदल दिया। लेकिन जो वो कहते हैं कि ये पैकेजिंग 3 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन बहुत बार आम जनता को ये बात पता नहीं होती कि किसी बड़ी कंपनी ने अपनी पैकिंग को बदल दिया है, नई पैकिंग कौन सी है, पुरानी कौन सी है। और इस समय भारत के बाजारों में जो पैकेट बंद शुद्ध देसी घी बिक रहा है, उसमें अमूल कंपनी के घी की हिस्सेदारी 20% है। और सोचिए अगर इस कंपनी का नकली घी बिकने लगे तो यह कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो हम आपको ये सावधान करना चाहते हैं। हमने उस नकली घी की फैक्ट्री में जाकर पूरा शूट किया, एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और हमें यह पता चला कि ये घी खुलेआम कैसे बन रहा है। इसलिए आप भी सावधान रहिए। इसके पीछे एक QR कोड दिया गया है। ये असली घी है जो अब मेरे हाथ में है। इसके पीछे एक QR कोड दिया गया है। अगर आप जांचना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर पहले स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये घी किस प्लांट में बना है, ये कहां बना है, और इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और असल में ये लोग बड़े चालाक होते हैं। QR कोड उन्होंने इसमें भी रखा हुआ है। अगर इस घी का QR कोड आप स्कैन करेंगे, नकली घी का, इसमें भी ये आपको अमूल कंपनी के वेबसाइट पर ले जाएगी या अमूल कंपनी के चैनल पर लेकर जाएगी, और आपको लगेगा कि शायद आप असली घी ही खरीद रहे हैं।
इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और दिवाली की बात अगर चल ही रही है तो आपको यह भी हम बताना चाहेंगे आज कि दिवाली और धनतेरस से पहले हर साल सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो जाता है और इस महंगाई की इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों ने पहली बार 80,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी पहली बार 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में सोने की कीमतों में 14% की वृद्धि हुई है, चांदी की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है और अनुमान है कि दिवाली तक 10 ग्राम सोने का भाव 85,000 रुपए तक पहुंच सकता है और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए तक हो सकती है। और इन कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से इस बार दिवाली पर सोने की खरीदारी में 10 से 12% की गिरावट आ सकती है और लोग सोने की बजाय चांदी की खरीदारी ज्यादा कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब से चांदी की मांग बढ़ी है तब से इसकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस बार लोग सोने की बजाय चांदी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो चांदी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। भारत में सोने और चांदी की खरीदारी 2 मौकों पर सबसे ज्यादा होती है, जिनमें पहला है शादियां और दूसरा है त्योहार, उसमें भी दिवाली और धनतेरस का त्योहार। भारत में सबसे ज्यादा लगभग 35 से 40 लाख शादियां नवंबर से जनवरी महीने के बीच होती हैं। दिवाली का त्योहार भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही होता है और यही कारण है कि दिवाली का त्योहार आते आते सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती हैं और यह हर साल होता है। और इसका बड़ा कारण है डिमांड, यानी इनकी मांग का बढ़ जाना। आप सब जानते होंगे कि जिस चीज की मांग ज्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वो चीज अपने आप महंगी हो जाती है। और सोने और चांदी के साथ भी बिल्कुल यही है, डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है। इस बार इसके पीछे एक दूसरा कारण भी आ गया और वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता, युद्ध, बढ़ती बेरोजगारी और वैश्विक राजनीति में टकराव के कारण दुनिया भर में लोग सुरक्षित निवेश के लिए अब सोने को चुन रहे हैं। लोग सोने में पैसा निवेश कर रहे हैं और क्योंकि सोने में निवेश बढ़ रहा है, लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए सोने की डिमांड बढ़ गई और सोने के भाव भी उसी हिसाब से तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में इस समय 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव इस समय 79,730 रुपए है और भारत में सोने पर 3% जीएसटी लगता है, 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि दुनिया के कई देशों में सोने को टैक्स फ्री भी रखा गया है। जैसे यूएई और हांगकांग में सोने की खरीद पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती और इन देशों में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 70 से 75,000 रुपए के बीच है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरी दुनिया में सोने की सबसे ज्यादा ज्वेलरी भारत के लोगों ने खरीदी थी। भारत के लोगों ने सिर्फ एक साल में 6 लाख किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी, जबकि चीन के लोगों ने 5,70,000 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। भारत में सोने की इतनी ज्यादा खरीद के पीछे भी 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है धार्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक। इनमें भी ये आर्थिक कारण सबसे बड़ा है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले 1 किलो सोना 4,40,000 रुपए में खरीदा था, तो वही सोना आज लगभग 80 लाख रुपए का हो चुका है 24 साल के अंदर। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में लोग इतना सोना और चांदी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और शादियों में सोने की इतनी मांग भी क्यों होती है? कहते हैं कि सोने में एक ऐसा जादू है, ये लोगों की नजर और नजरिए दोनों को बदल देता है और समाज और रिश्तों में शुरुआत से ही इसका बड़ा महत्व रहा है कि किस व्यक्ति के पास सोने के कितने आभूषण हैं, कितना बड़ा हार है, कितनी अंगूठियां हैं, कितने जेवरात हैं। यानी आज सोने की चेन का महत्व तो है, लेकिन चेन से सोने का कोई महत्व नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, तब इसी देश में सोने को गिरवी रखकर लोन लेने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2023 तक भारत के लोग 53 लाख किलोग्राम सोना गिरवी रखकर लोन ले चुके हैं और गोल्ड लोन की इंडस्ट्री भारत में 7,15,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इनमें भी गोल्ड लोन लेने वाले लोगों में 35% लोग गांव में रहने वाले हैं, 42% छोटे शहरों में रहते हैं, 23% बड़े शहरों में रहते हैं। और ये आंकड़े भारत के लोगों के बारे में काफी कुछ आपको आज बता रहे हैं।
हालांकि आखिर में हमारे पास आपके लिए एक और आंकड़ा यह है कि भारतीय परिवारों के पास अब भी 250 लाख किलोग्राम सोना उनके घरों में रखा हुआ है, जो अमेरिका जैसे देश के भी कुल गोल्ड रिजर्व से कई गुना ज्यादा है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के जमाने में रिश्तों की हकीकत यह है कि सुन लो तो सुलझ जाते हैं और सुना दो तो उलझ जाते हैं। नमस्कार।